अच्छो सही। जो टेस्ट है ना एमडी गेट की, वो पीएमडीसी ने जेएसएमयू से लेकर डाओ को दे दी। डाओ वालों को इसका ऑर्डर अभी तक नहीं मिला, मगर पीएमडीसी ने डिसाइड कर दिया है कि ये लेगी। और डाओ वालों ने एडवांस प्लानिंग की है कि 1 नवंबर हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, 1 नवंबर को। यानी टोटल दिन कितने? 19। 19। ये भी बड़ा झटका है बच्चों के लिए। तो जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको कहें कि भाई वैसे तो लॉ ये कहता है कि 6 वीक्स के अंदर लेनी चाहिए, ठीक है। जजेस भी यही कहेंगे, मैक्सिमम टाइम 6 वीक यानी 1.5 मंथ। मगर ये बड़ा अपना वो ईमानदारी वाला फैक्टर दिखा रहे हैं कि हम इतनी जल्दी ले लेंगे आसानी से। तो जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको समझाएं कि 20 दिन है, 14 दिन की एक रिवीजन रखें, पहली रिवीजन बड़ी रिवीजन, और 6 दिन की दूसरी रिवीजन रखें। जो पहली रिवीजन होगी उसमें स्टार्ट करें इजी चैप्टर से और खत्म करें टिपिकल चैप्टर्स पर। और सबको लगता होगा कि 19 दिन में 2 रिवीजन कैसे होंगी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हर कोई कह रहा है, हर बच्चा रो रहा है, कल से बस कॉल ही यही आ रही हैं, रोने धोने के आवाज आ रहे हैं कॉल पर, मैसेजेस पर ही आंसू नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है, बच्चों को लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं रहा। अभी 2 वीक तो हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ा। ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं आ रहा, हमको पता ही नहीं बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का। ऐसा नहीं होता भाई। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं आपकी मेमोरी में सारी चीजें फिट हैं, नहीं आ रहा तो बायो की स्टडी स्टार्ट करें सेल से, फिर बायोमॉलिक्यूल, फिर बैक्टीरिया, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद वायरस, लास्ट में एनिमलिया। फिर आप देखें जब ये पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ हमें तो सारा कुछ आ रहा है। और कानून ये है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको, तो उनका फायदा करें। अगर आप छोटे हैं उनसे ना, आप समझाएंगे ना उनको, वो रोने जैसा मुंह बना लेंगे, आपको अभी बड़ा समझेंगे, इतना उन पे प्रेशर है। तो इसलिए बता रहा हूं कि उनको मोटिवेट करें और समझाएं कि भाई कुछ नहीं है, पहले ये चैप्टर और ये भी समझाना कि सेम सिलेबस पढ़ना है और सेम एमसीक्यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि अभी कोई नया बुक आया है मार्केट में वो उठा लिया, न्यू सिंटेक्स उठा लिया, पंजाब उठा लिया, फेडरल उठा लिया, पुराना सिंटेक्स जिंदाबाद, और जो एमसीक्यूज किए हैं वही रिपीट करें बस। ये एडवाइस दे दें इनको, ठीक है, ये दे दें एडवाइस लाजमी। अभी पढ़ें हमारा अपना, क्या पढ़ना है यार, तुम्हारे लिए हम वेट कर रहे हैं। चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ? हाँ भाई, केलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में फर्क क्या है? इसमें सेल को ग्रो करवा के, सेल मतलब टिश्यू बनवाएंगे, ऑर्गन बनवाएंगे, प्लांट बनवाएंगे। यहाँ पे जो सेल का एडहेसिव फोर्स है ना, वो खत्म कर देंगे। तो सेल 1 से 2 बनेंगे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मास नहीं बनने देंगे, केलस नहीं बनने देंगे। यहाँ पे केलस बनने देंगे, यहाँ पे केलस नहीं बनने देंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन कल्चर मतलब फ्लूइड के अंदर सारे सेल तो बढ़ते जाएंगे, मगर कोई मास नहीं बनेगा, कोई प्लांट नहीं बनेगा, सोमा कलोनल एम्ब्रियो बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ओनली सेल में से, सेल में से, सेल में से सेल, साइन आउट फ्रॉम सेल कल्चर। केलस कल्चर इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास, इसी को तो केलस कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडिया। अगर पूछे एडहेसिव फोर्स कहां पे काम कर रहा है दोनों कंडीशन में?
काम कहाँ पे कर रहा है, मतलब अटैचमेंट बन रही है, एक्स्ट्रा जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन, वो काम कर रही हैं केलस में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है, सेकंड तो अपलोड किया है, फर्स्ट का पता नहीं, फर्स्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा। आज मैं फिर कोशिश करूंगा फर्स्ट को निकालने की, अगर निकला तो। विच आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हेट्रोजीनस, डिफरेंट सेल में से डिफरेंट सेल बन जाएंगे, हेट्रोजीनस हो जाएगा। और ये सस्पेंड इन द लिक्विड मीडिया। कल्चर कंडीशन सॉलिड मीडियम चाहिए, अगार वगैरह ये वो पानी में कैसे प्लांट को ग्रो करवाएंगे, प्लांट के ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होती है ना, तो वहां पे भी टेस्ट ट्यूब में कोई ऐसा सॉइल जैसा सॉलिड चीज चाहिए ना, अगर जेली चाहिए या पानी चाहिए, थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पे लिक्विड मीडियम चाहिए जहां पे सेल फ्री मूव करें। ठीक है ना। अच्छा, प्रोलिफेरेट समझ रहे हैं, फैल जाना। प्रोड्यूस अ कंपैक्ट मास ऑफ सेल, सही है भाई। डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन का मतलब कोई एपिथेलियल बनेंगे, कोई रूट बनेंगे, कोई शूट बनेंगे, कोई जालम बनेगा, कोई क्या बनेगा, वहां पे सेल, बस कुछ भी नहीं। नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो ऑर्गेनोजेनेसिस, नो डिफरेंशिएशन। चलो जी, मेंटेनेंस इसकी इजी है। एज द सेल कैन बी सब कल्चर बाय सिंपली ट्रांसफरिंग द, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है ना, सेल को अटैचमेंट करने देनी है, नहीं तो ख्याल रखना है कोई सेल जुड़ ना जाए। सुने, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल से सेल जब बनेगा, अगर वो मिल गए तो उनको तोड़ना पड़ेगा, बड़ी टेक्निक सप्लाई होंगी यहाँ पर। वहां पे रखा सेल छोड़ दो भाई, खुद केलस बनेगा, खुद ये वो सारा किसा प्लांट जाने आप जाने वो। तो ये थोड़ा इजी है और ये थोड़ा केयर करने वाला है। रेगुलरली सब कल्चर टू प्रिवेंट द क्लम्पिंग, क्लम्प बनाना, ये क्लम्प बन गया ना, केलस कह रहा है यार, बस। एंड मेंटेन ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, अगर ग्रोथ कंडीशन ज्यादा हो गई तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, फिर क्लम्प बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा थोड़ा एहतियात से चलना है। इधर प्लांट को कहेंगे 120 की स्पीड पे ग्रो करो या 60 की, आपकी मर्जी है, आपने जो करना है आपने करना है। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द जी। हाँ, फास्ट कैसे है पता है? भाई देखें, वहां पे एक प्लांट बन रहा है, यहाँ पे आपके हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल बन जाएंगे, तो उन सेल से आपकी एंटीबॉडी बन रही है, तो हजारों लाखों अरबों खरबों एंटीबॉडी बनेगी। या उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक सेल को कैंसर के एक्सपेरिमेंट में लगा दिया, एक को ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट, एक को इधर, एक को उधर, एक को उधर, तो ये स्टडी करने में फास्ट है, ठीक है ना, ग्रोथ करने में फास्ट नहीं है, ग्रोथ इसकी स्लो है, स्लो करवाते हैं, ऑप्टिमल करवाते हैं। ग्रोथ में वो जल्दी ग्रो करेगा, मगर जब डिफरेंशिएशन में देखेंगे तो फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ये ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे सेल के, क्योंकि इन सेल को ओनली ग्रो करना है, और वो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो रुक जाएंगे। नॉर्मल सेल डिवीजन देखी जाए तो केलस की तेज है एज कंपेयर टू सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पे तेज करने ही नहीं देनी सस्पेंशन में, मगर जब एज अ होल सारे प्रोसेस को देखें तो सस्पेंशन फास्ट है, क्योंकि वहां पे जब डिफरेंशिएशन आएगी, एक सेल जाइलम बनेगा तो टाइम लगेगा, फ्लोएम बनेगा तो टाइम लगेगा, एपिथेलियल सेल बनेगा मतलब डिफरेंशिएशन में टाइम लगेगा, तो उसको झटके लगेंगे केलस वाले को। यहाँ पे एक नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से काम चलता रहेगा। वो बात हो गई ना खरगोश और वो टर्टवाइज की जो रेस थी, टर्टवाइज आहिस्ता आहिस्ता स्लो रन विन द रेस, वही काम है, इसी ऐसा ही है ये सस्पेंशन कल्चर, ऐसा ही है, स्लो रन विन द रेस।
खरगोश से ये जीत जाएगी, रेबिट से। द एंथर कल्चर, भाई ये आपसे पूछना है, मैं नहीं पढ़ाने वाला ये। मुझे बताएं, सवाल बताते जाएंगे ना आप मुझे। ये प्लांट का पार्ट जानते हैं? ये ये ग्रीन, ये ग्रीन पार्ट क्या है? कैलेक्स। और ये वाला कोरोला। और ये वाला गाइनोशियम कार्पिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये वाला एंड्रोशियम, मेल पार्ट, या जिसको हम स्टेमिन भी कहते हैं। एक को कहते हैं स्टेमिन। 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी स्टेमिन है सबको मिला के कहते हैं मेल पार्ट। एंड्रो मतलब मेल, शियम मतलब हाउस, मेल हाउस। मेल हाउस में जितने भी मेल ऑर्गन है, स्टेमिन है, सबको एंड्रोशियम कहा जाता है। तो स्टेमिन का ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं एंथर। तो एंथर को कल्चर करना है। कहाँ गया? नजर ही नहीं आ रहा। तो भाई एंथर को कल्चर करना है, ठीक है। एंथर को ग्रो करवाना है। अब समझना है कि एंथर एप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। सुनी, एंथर के अंदर होती है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में होती है मियोसिस, तो बनते हैं स्पोर। स्पोर से बन जाता है पोलिन ग्रेन। तो एंथर के अंदर पोलिन ग्रेन है। जो एंथर है वो हेप्लॉइड है। एंथर हेप्लॉइड है। गायनोशियम के अंदर, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, ओव्यूल, ओव्यूल भी मतलब क्या है? हेप्लॉइड है। ठीक। बाकी प्लांट के सेल, कैलेक्स, कोरोला क्या है? डिप्लॉइड है। तो एंथर कल्चर कर रहे हैं। एंथर से एक सेल उठा लिया मैंने, ये मैंने रख दिया कहां पे? टेस्ट ट्यूब में। जैसा टिश्यू कल्चर करते हैं वैसा ही। अब ग्रो करवाएंगे इसको, हेप्लॉइड सेल है तो ग्रो करवाएंगे, केलस बनेगा, केलस से प्लांट बनेगा, तो प्लांट भी क्या बनेगा? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड बनेगा ना भाई, हेप्लॉइड बनेगा। सुने, चलो बन गया हेप्लॉइड। अब इसको हम डिप्लॉइड भी बना सकते हैं। इसको हम डिप्लॉइड भी बना सकते हैं अगर एक कॉन्सेप्ट आता हो तो। नॉन डिसजंक्शन। सेल डिवीजन में एनाफेज के दौरान फेल टू सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ना हो पाए। भाई ये कौन सा सेल है? एप्लॉइड। अगर इंसान का एप्लॉइड सेल ले लें तो कितने क्रोमोसोम? 23। अगर इसको माइटोटिक डिवीजन करवाएं तो करेगा ना भाई? करेगा। मियोसिस नहीं कर सकेगा, एप्लॉइड। माइटोसिस कर सकता है। अगर माइटोसिस करे तो क्रोमोसोम एक डीएनए में से कितने बनाएगा? 2। समझ आ रही है ना? अच्छा ये बताएं, इसका होमोलॉगस है? अरे नहीं यार, एप्लॉइड है ना। हर होमोलॉगस में से एक है, एक नहीं, एक है, एक नहीं, एक है, एक नहीं। एक है, एक डीएनए वाला। जब डिवीजन करेगा तो ये डीएनए भी बनाएगा। समझ आई बात? अब ऑनलाइन वालों को ये बात समझ, ये पुराने चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई, याद दिला रहा हूं ताकि यहाँ पे चल सके हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स पर लिखी हुई हैं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये हमें हवाल लगेंगे। चलो ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गई? समझ नहीं आया? अरे भाई, भाई देखे ना, इसके पास क्रोमोसोम है कितने? 23। अब 23 क्रोमोसोम कैसे हैं ये देखें। ये क्रोमोसोम है बताएं, क्रोमेटिन के फॉर्म में है या क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा रहेगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। मैंने क्रोमोसोम बनाया, मैंने गलत लिखा है। ऐसा होगा, देखें, ऐसे फॉर्म में होगा, ऐसे। मैंने बस एक क्रोमोसोम बनाया। क्रोमेटिन में डीएनए कितने हैं? जब ये सेल डिवाइड करेगा, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमेटिन में कितने डीएनए? एक ना। तो ये और डीएनए भी बनाएगा। तो एक क्रोमोसोम आउट ऑफ द एनी पेयर होगा।
23 पेयर हैं तो 23 पेयर नहीं होंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम थे। उसका ये जो होमोलॉगस था ये नहीं था, तो ये इसका सिस्टर भी नहीं बनेगा। समझ आ गई? तो ऐसे कितने क्रोमोसोम है? ऐसा कब है डिवीजन से पहले और ऐसा कब है? अब समझ आ गई? अब समझ आ गई ऑनलाइन वालों को? चलो जी, तो क्रोमोसोम कैसे हैं? क्रोमोसोम ऐसे हैं भाई, ड्यूरिंग डिवीजन ऐसे हैं क्रोमोसोम। ठीक हो गया? कितने क्रोमोसोम है बताएं? कितने क्रोमोसोम है? 23। और डीएनए कितने हैं? 46। क्यों भाई? एक डीएनए और उसकी कॉपी। डीएनए कौन सा है? दो डिफरेंट डीएनए है या कॉपी है? यार कॉपी है ना। एंथर कल्चर एप्लॉइड एक 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 डीएनए था। अब उस एक 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 डीएनए अपनी अपनी एक 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 कॉपी बनाई है। समझ आ रही है? तो भाई ये डीएनए उसकी कॉपी, दूसरा क्रोमोसोम डीएनए उसकी कॉपी, तीसरा डीएनए उसकी कॉपी। अब कहाँ पे है ये? प्रोफेज में है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहाँ पे अटैच होंगे? सेंटर पर। एनाफेज में क्या होता है? यहां से आधा क्रोमोसोम इधर आएगा, ये तो आधा क्रोमोसोम उधर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, सारे के सारे एक साइड आ जाएं, 23 के 23 इधर और 23 तो आए विद दो डीएनए, तो इक्विवेलेंट टू द, वो 23 क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, वो 46 के बराबर हो जाएंगे। अब समझ आ गई? तो बताएं कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करके हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं? सेल डिवीजन के कौन से स्टेप को? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज? एनाफेज। वेरी गुड। एनाफेज को नहीं होने देंगे। मेटाफेज में केमिकल देंगे जिसका नाम है कोल्चिसिन। पढ़ाया था ना? क्रोमोसोम को देखने के लिए कोल्चिसिन देते हैं, वो क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे भी कोल्चिसिन देंगे तो एनाफेज नहीं होगा। ठीक हो गया? अब सेल हमारा बन गया, कोल्चिसिन देने से डिप्लॉइड, डिवीजन स्टॉप करवा दी। समझ आ गई? बात पूछूं पक्का वाला? सुने भाई, ये डिप्लॉइड है कौन? कैलेक्स और कोरोला, स्टेम, रूट, लीफ डिप्लॉइड है। एप्लॉइड कौन है? ओनली एंथर और ओव्यूल। समझ आ रही है ना? तो अगर ये डिप्लॉइड है, एक जीन है कैपिटल टी, तो दूसरा हो सकता है। अगर ये पी प्लांट है, एक है कैपिटल वाई तो दूसरा हो सकता है ना भाई। एक है कैपिटल आर तो दूसरा। अब आपने जो एंथर लिया है उसमें ये दोनों जीन होंगे या इनमें से कोई एक? डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम आधे तो जीन भी आधे, तो क्रोमोसोम अनपेयर्ड है तो जीन भी। समझ आ रही है? तो एंथर में जीन का अलील है नहीं है? ठीक है? समझ आ रही है? ओके। तो अब अगर अगर आपने डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना दिया है, एप्लॉइड से, एंथर से आपने डिप्लॉइड बना दिया है, अगर एंथर में स्मॉल टी था तो इसमें स्मॉल टी दो है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? ऑप्शन ए या बी? समझ आ गई? तो ये सारा मैंने एंथर कल्चर पढ़ा दिया आपको विद टेक्निकल तरीके से कि भाई एंथर कल्चर क्यों करते हैं। एक प्योर प्लांट बनाने के लिए, प्योर प्लांट जिसमें दोनों के दोनों अलील एक जैसे है ना। मेंडल ने कैसे प्योर प्लांट बनवाया था? आज की साइंस देखें, मेंडल ने कैसे प्योर प्लांट बनाया था? टाल को टाल से क्रॉस करवाया, जब तक कोई भी रिसेसिव बच्चा पैदा ना हो फिर उसने लगाया। अच्छा ये कोई भी बच्चा नहीं पैदा कर रहा रिसेसिव, मतलब ये प्योर है, प्योर टाल है। कोई भी डोमिनेंट नहीं बना रहा, मतलब प्योर रिसेसिव है। अब यहाँ पे प्योर बनाने का तरीका चुटकियों में है। 3 4 5 जनरेशन नहीं देखनी, 100 जनरेशन नहीं देखनी। चलो अगर मेंडल अच्छा था, बड़ा टेक्निकल था। अब अगर डेट पाम को प्योर बनाना हो तो 5 साल उसको ग्रो करवाओ, छठे साल में वो फ्लावरिंग करे, आदमी की उम्र चली जाए और उसकी प्योरिफिकेशन अभी तक हो रही है। तो ये तरीका बेस्ट है ना प्योर बनाने के लिए। प्लांट एंथर करे, एंथर को उठाओ, एंथर में से एप्लॉइड ग्रो करवाओ प्लांट,
कुछ एंथर में ये जीन होंगे, कुछ में ये जीन होंगे, कुछ में वो होंगे, कुछ में वो होंगे। एंथर एप्लॉइड है ऐसे। ओवरी को भी एप्लॉइड से डिप्लॉइड बना सकते हैं ना, ओव्यूल का कल्चर भी कर सकते हैं ना, एप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी। बस अभी देखें मैं पढ़ रहा हूं कि क्या करेगा क्या कहेगा, ये किस्सा क्या है। एंथर कल्चर, एंथर को और ओवरी का कल्चर होता है मेरिस्टिम, मेरिस्टिम का कल्चर। मेरिस्टिम का कल्चर किस काम का है, सुने सुने सुने, बस जस्ट फिर रीडिंग करें ना, जल्दी में पढ़ा दूं मैं। ये प्लांट है भाई, ये इसकी क्या है, चोटी। चोटी वाले सेल आर कॉल्ड एज कौन से मेरिस्टिम, एपिकल मेरिस्टिम। ग्रोथ करने में सबसे फास्ट। पता है जब प्लांट को वायरस लगती है ना, जब वायरस लगती है प्लांट को, तो वायरस उतना नहीं बढ़ती। एक सेल को मार के दूसरे को, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जितना ये सेल तेज ग्रो करते हैं, अगर यहाँ पे वायरस लग जाए और वायरस बढ़ती बढ़ती चोटी की तरफ आए, तो वायरस अगर चोटी पे यहाँ पे पहुंचेगी तो चोटी उससे 10 गुना आगे बढ़ जाएगी। इट मीन्स मेरिस्टिम एपिकल को कभी भी डिजीज नहीं पहुंच सकती। समझ आ गई। अगर एपिकल मेरिस्टिम को यहाँ पे दो सेल हैं, एक को वायरस लगी, दूसरे तक भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दूसरा एक में से दो, दो में से तीन, पता नहीं इतने सेल बढ़ा देगा, उसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। समझ आ रही है। तो अगर किसी प्लांट को वायरस फ्री बनाना है, एक प्लांट के सारे प्लांट्स को वायरस लग गई, अब समझ रहे हैं ये गए, ये दुनिया से गए, जैसे कोरोना लगी इंसान को, तो हम प्लांट का अगर वो नस्ल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्लांट की चोटी से सेल लेकर टिश्यू कल्चर करवा के हजारों लाखों प्लांट लेब में, लेब में तो वायरस नहीं आएगी ना भाई, अगर आए भी तो मेरिस्टिम पे कहाँ पहुंचेगी। तो वहां पे हम वायरस फ्री प्लांट बनाएंगे, वायरस खत्म हो जाएगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लो भाई ये हमारे प्लांट वायरस ने तो खत्म कर दिए। देखें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है कि कोई भी स्पीशीज दुनिया में अब खत्म नहीं होगी, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसको जिंदा रख सकते हैं। समझ आ रही है। एपिकल मेरिस्टिम ते नथी लो, वरी वो प्लांट जो फॉल्ट होंदो, एपिकल मेरिस्टिम ग्रोथ लिमिटेड थी वही हुंदी, रुकजी वही हुंदी, भले सजे प्लांट ते चोटी मां सेल डिवाइडिंग खणंदे उनके वायरस ना हुंदी। कोल्चिसिन कहाँ पे देते हैं, कोल्चिसिन देते मेटाफेज में, एनाफेज होने नहीं देता, एनाफेज होने नहीं देता, मेटाफेज के अंदर रुकवा देता है, लेट मेटाफेज। क्योंकि अर्ली मेटाफेज में तो वो आएंगे साथ बैठेंगे, ये वो कंडेंसेशन होगी। चलो जी, नाउ मूविंग टू बायोटेक्नोलॉजी इवोल्यूशन को फास्ट करेगी। बायोटेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल एवोल्यूशन है। हाँ, नेगेटिव इफेक्ट भी है एवोल्यूशन पर, नेचर जिसको खत्म करना चाह रही है हम उसको बढ़ा रहे हैं। यही मुझसे सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, मैंने माल्थस का रीजन बताया था। मुझसे उन्होंने पूछा कि हम तीनों स्टूडेंट हैं बॉटनी के, बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, आप हमें मोटिवेट करो, हम बॉटनी क्यों पढ़ें। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था कि दुनिया फिक्स है और पॉपुलेशन है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, और जो फूड है वो उतनी जमीन है, फूड थोड़ा है, अर्थमेटिकली ग्रो कर रहा है, तो फूड की कमी है। बॉटनी बॉटनी आप पढ़ें क्योंकि दुनिया को फूड की जरूरत है। आईटी से बढ़कर इंपॉर्टेंस बॉटनी वाले की है फ्यूचर में। ऐसे टोपी ड्रामे करके बताने पड़ती है ना बात, आईटी को नीचे कर दिया मैंने वहां पे, बॉटनी को ऊपर कर दिया। तो तो उसने ये बात कही कि माल्थस तो फ्लॉप है आज। उसने कहा माल्थस तो को आप जानते हैं को, वो जो इंटरव्यू लेने वाला था मुझे पता नहीं था, वो इकोनॉमिस्ट था, यानी माल्थस का भाई था। तो मैंने माल्थस की बात तो कर दी। उसने पूछा माल्थस को जानते हैं, हाँ सर जानता हूँ, वो इकोनॉमिस्ट था, पॉपुलेशन इकोनॉमिस्ट था, हमारी हेल्प की है उसने बायो में। अच्छा, उसकी थ्योरी फ्लॉप है कैसे। फिर उसको मैंने यही बात बताई कि हम, वो कह रहा है फूड नहीं बढ़ेगा, इतना कंपटीशन होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। हम कह रहे हैं नहीं भाई, हम फूड को भी उतना बढ़ा देंगे जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे ज्यादा ओवर स्पीड से बढ़ाएंगे। उसको मैंने 8-10 तरीके फूड को बढ़ाने के बताए, फिर वो एकदम लश हो गया। और
ये चलो जी। एंथर कल्चर भाई, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक involve the culture of anther, male reproductive organ, in nutrient medium in development of haploid technique widely used in the plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग समझ रहे हैं? प्लांट को प्लांट से क्रॉस करवा के बच्चे पैदा करवाना, ठीक है, प्लांट के ऑफस्प्रिंग बनवाना, ये ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग का मतलब है बच्चे देना, नस्लें पैदा करवाना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस करवाना, ये इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन और ये इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। बच्चा इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग और क्रॉस करवाना इज कॉल्ड एज, और ये बच्चा इज कॉल्ड एज, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, तो हाइब्रिड, दोनों के कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। चलो जी, द टेक्निक वाइडली यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोड्यूस हेप्लॉइड प्लांट विच कैन बी यूज टू डेवलप होमोजाइगस। होमोजाइगस लाइन मतलब डिप्लॉइड कहा ना, ऐसे ऐसे, ये इतना एक लफ्ज लिख दिया है इसने, इसके पीछे कितना ड्रामा था। ये ड्रामा नहीं करते हम तो ये बात समझ नहीं आती। ये इस लाइन से बड़ा टेक्निकल इशू है। थ्रो द क्रोमोसोम डबलिंग कैसे होगी, मेटाफेज कोलचिसिन ये वो, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। एंथर को उठा के आएंगे भाई, ठीक है, एंथर को क्या करके आएंगे, उठा के आएंगे, काट के आएंगे, और एंथर को उठा के हम वो जो जिसका वो डोनर प्लांट कहलाएगा ना, जिसका एंथर लेके आएंगे, ठीक है ना, फॉलोड बाय द देयर प्लेसमेंट ऑन द न्यूट्रिएंट मेंटेन कंटेनिंग द ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन वगैरह, ये वो सारा कुछ देंगे, साइटोकाइनिन। एंथर अलाउड टू ग्रो, डेवलप होगा हेप्लॉइड प्लांट विच कैन बी फर्दर प्रोपिगेटेड, मतलब प्रोपिगेटेड मतलब ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पज, मतलब ये जो आपने हेप्लॉइड बनाया या ये डिप्लॉइड बनाया, ये ब्रीडिंग पर्पज में यूज होगा। कि भाई कोई कह रहा है मुझे प्योर डॉर्फ चाहिए, तो प्योर डॉर्फ अब आप टिश्यू कल्चर से बनवा सकते हैं, एंथर कल्चर से। बस कब प्लांट ग्रो करवाएं, बड़ा होगा, एंथर करेगा, वो प्लांट बनाएगा, उसको होमोजाइगस से क्रॉस करवाएंगे, अगली नस्ल मेंडल वाली बात कर रहा हूं। अब ये तरीका नहीं है, कोई भी प्लांट का एंथर लेके आओ, उसमें जीन ही एप्लॉइड होते हैं, क्रॉस करके देखो, कुछ प्लांट एप्लॉइड बनेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, कुछ रिसेसिव वाले। जो आपको चाहिए प्लांट वो आप उठा लें, उसको आप डबल कर दें। आपको डोमिनेंट चाहिए तो डोमिनेंट को डबल करके आप इस प्लांट को, अब ये नॉर्मल प्लांट की तरह बिहेव करेगा, डिप्लॉइड बन गया ना, ये मेल नहीं हो, ये फीमेल मेल दोनों पार्ट बनेंगे इसमें, ठीक है। ये बात समझ नहीं आएगी काफी बच्चों को कि मेल फीमेल पार्ट दोनों कैसे लगेंगे। होता है, कैसे होता है बता रहा हूं। एंथर कल्चर टेक्निक इज पर्टिकुलरली, भाई देखे ना, क्या जो गायनोशम है और जो एंड्रोशम है, क्या इसमें जीन अलग अलग हैं क्या? इसमें भी 46 क्रोमोसोम, और सॉरी इंसान नहीं है भाई, ठीक है, जितने प्लांट में है, चलो जितने भी क्रोमोसोम है उतने इधर ही, तो वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव बन रहा है, तो जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं वहां पे कोई और मेल बनाने वाले, फीमेल बनाने वाले। हार्मोन का चक्कर है, ये हार्मोन आएगा तो ये बनेगा, वो हार्मोन आएगा तो वो बनेगा, हार्मोन आएगा तो फलां जीन कम करेगा, वो हार्मोन आया तो फलां जीन काम करेगा, फलां जीन ने काम किया तो गायनोशम बनेगी, गायनोशम बनेगी तो फीमेल कहलाएगी, ठीक है। तो मेल और फीमेल का बनना डिपेंड करता है जीन के एक्सप्रेशन पे, ठीक है। चलो जी, फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस, रैपिड प्रोडक्शन है ना, या मेंडल की तरह 10 जनरेशन, which can be used to develop the crop varieties desired trait such disease resistance। भाई देखें, ये प्लांट है, सपोज करें ये फीचर हो तो डिजीज रेजिस्टेंस है होमोजाइगस में, या इस कंडीशन में होमोजाइगस में डिजीज रेजिस्टेंस ही पैदा हो रही है। अब सारी दुनिया के प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस ही बनाना है, या काफी प्लांट्स को बनाना है, तो हम एंथर कल्चर करके वो जीन ऐड करेंगे, ये वो इंप्रूव यील्ड एंड क्वालिटी। यील्ड कैसे इंप्रूव होगी, क्वालिटी कैसे, अगर आपको ये क्वालिटी चाहिए तो प्लांट टाल बनेगा, टाल बनेगा तो लकड़ी बड़ी होगी। अगर लकड़ी लकड़ी भी तो यील्ड है ना, जरूरी तो नहीं यील्ड खाना हो, ठीक है।
अगर जीन है, ये आर जीन है, ये खाना बनाने के लिए, फ्रूट के लिए है, तो होमोजाइगस बनाए तो फ्रूट भी बड़ा बनेगा। ओवरिकल्चर, अनओपन मांग, जो ओपन फ्लावर होगा ना, वो एंथर प्रोड्यूस करके रिलीज कर दिया उसने, या जो एंथर है वो जर्मिनेट हो चुका होता है, गेमेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, गेमेटोजेनेसिस हो चुकी होती है, तो उससे पहले लेते हैं हम। स्पोर के फॉर्म में होगा ना, वो सीड की तरह बिहेव करेगा, जल्दी में ग्रो करेगा। जो केलस सिंधवा ना, ये आगे टॉपिक है ये, कि या ऑर्गेनोजेनेसिस होगी केलस से, या केलस से एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, कैसे ये किस्सा होगा, ये तरीके हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। 2 स्टेप्स हैं, बड़ा इसका टिश्यू कल्चर का आगे मसले हैं, 10-20 चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, पढ़ेंगे हम। 2 तरीके होते हैं, 2 तरीकों से ग्रो करेगा। ओवरिकल्चर इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ इमेच्योर ओव्यूल। ओवरिकल्चर, ओवरी मतलब फीमेल पार्ट, यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल मतलब हेप्लॉइड, है ना, एक बनाने वाला। न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे, साइटोकाइनिन ऑक्सिन हार्मोन देंगे, ग्रोथ करवाने वाले हैं, पता है आपको। ओवरी कैन बी इंड्यूस डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगी विच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। भाई एक सेल को ग्रो करवाएंगे, केलस बनेगा, केलस को एम्ब्रियो कह रहे हैं ना, केलस को एम्ब्रियो कह रहे हैं। और ये तो है ओव्यूल, ओव्यूल तो बनाता ही एम्ब्रियो है ना, इसका फीचर है, इसमें वो जीन खुद ब खुद काम करेंगे, तो वो एम्ब्रियो नहीं बनाएगा अदनान भाई, ये खुद ब खुद एम्ब्रियो बनाएगी, और वो केलस से डिफरेंशिएशन करवानी पड़ेगी एंथर की। उसमें नेचुरली एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटीज नहीं है, ये एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल से एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। This new plant ovary culture is used to produce haploid and diploid plant, सेम तरीके से डिपेंड अपॉन द मेथड यूज, कौन सा मेथड यूज करें, वही तरीका है डिप्लॉयड डिप्लॉयड बनाने का। फॉल्स एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो असली एम्ब्रियो से अलग है ना केलस, असली एम्ब्रियो से अलग है, असली एम्ब्रियो नहीं है, सोमाक्लोनल एम्ब्रियो है, फॉल्स एम्ब्रियो है, एसेक्सुअल एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कहते हैं, असली एम्ब्रियो में और इसमें फर्क है। सोमाक्लोनल एम्ब्रियो है, हाँ एम्ब्रियो की तरह काम करेगा, एम्ब्रियो कहलाएगा, क्योंकि फ्यूचर का प्लांट इससे ही बनेगा, प्लांट लेड इससे ही बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन ये वो देंगे, रूट शूट बनाएंगे, प्लांट लेड बनेगा। एम्ब्रियो कह सकते हैं, नॉट इक्विवेलेंट टू द सेक्सुअल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो से पार्ट्स बनेंगे, मगर इसका फीचर ही मेन यही है, वहां पे इंड्यूस करना पड़ेगा, ये खुद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल के अंदर टेस्टा टेगमिन लेयर्स हैं, कार्टिलेडॉन एम्ब्रियो बनाने की, प्लूम्यूल रेडिकल बनाने की इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर है। यहाँ पे जीन एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे एम्ब्रियो, जो ट्रू एम्ब्रियो है वो यहाँ पे बनेगा, वहां पे बनवाना पड़ेगा। मेरिस्टेमेटिक कल्चर पढ़ा है ना, बस छोड़ देना इसको, हाँ, या इसको पढ़ें। मेरिस्टेमेटिक कल्चर technique involves the isolation of culture shoot apical meristem with region actively dividing cell located at the tip of the plant shoot, technique used to produce disease free, especially virus free, ठीक है। infected disease plant material, the shoot apical meristem is often virus, bacteria and other pathogen free, ठीक है, स्पेशली वायरल फ्री, बाकी पैथोजन से भी फ्री पर स्पेशली वायरस वायरल फ्री। एम्ब्रियो कल्चर, अब ये क्या है, अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम लेंगे हम तो वहां पे तो डिजीज पहुंच सकती है ना, हाँ ले सकते हैं, जरूरी नहीं।
अगर डिजीज फ्री प्लांट नहीं बनाना, ऐसे ही टिश्यू कल्चर करना है, खाली बस प्लांट से प्लांट बनाना है, तो पेरेन्काइमा से भी अच्छा है आप मेरिस्टेम ले लें, क्योंकि मेरिस्टेम जैसे रखेंगे स्टार्ट करेगा ग्रोथ, और पेरेन्काइमा को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, मेहनतें करनी पड़ेगी। अरे भाई डीप डिफरेंशिएट हो जाओ, वापस आ जाओ डिवाइडिंग फार्म में, वो हार्मोन देने पड़ेंगे, ये वो ग्रोथ के लिए एबल बनाना। मेरिस्टेम बना हुआ होगा, जस्ट उसको रखेंगे, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो मेरिस्टेम से टिश्यू कल्चर करना पेरेन्काइमा से भी आसान है, इजी है। ठीक है भाई, लेक्चर अपलोड कजो हिन में आहे छा, हिन में तो कुछ भी ना आहे, हवाल कराए तो सजा, मूंखे कावड़ अचे थी ॾाढी हिन ते टॉपिक ते। यार ॻाल्हि लिखी हुई आहे अहिड़ी अरूबरू मिड़ई वो करे छॾियो अथऊं। एम्ब्रियो कल्चर, अब देखें एम्ब्रियो कल्चर प्लांट के क्लोन बनाने हैं बहुत सारे, एम्ब्रियो कल्चर काम आएगा देखना। एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो से कितने प्लांट बनेंगे, एक ना। अगर आपको 1000 प्लांट चाहिए उस जैसे, तो एम्ब्रियो को तोड़ दें, तोड़ के 1000 टुकड़ों में 1000 सेल में 1000 सेल को कल्चर कराएंगे, तो एक प्लांट की जगह 1000 प्लांट, एक ही जैसे आइडेंटिकल क्लोन, बस यही लिखा हुआ है। इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ एम्ब्रियो विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सीड बाय एडिंग द by inducing the formation of embryo in tissue culture. Embryo culture is used to produce genetically identical plants. Embryo can be divided to produce multiple plantlet. Propagation जो पढ़ाया था, माइक्रो प्रोपिगेशन, केलस को तोड़ के, वहां पे केलस को तोड़ रहे थे, अभी यहाँ पे एम्ब्रियो को तोड़ेंगे बस। द सेम जेनेटिक मेकअप, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो है भाई, कितने सेल हैं, 1 लाख सेल हैं, 1 लाख सेल, सारे सारे एक एक जुदा 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 जुदा, सब में से जुदा जुदा प्लांट, 1 लाख प्लांट एक एम्ब्रियो से। यूज्ड एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, कैन बी यूज्ड डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज द प्रोडक्शन ऑफ एप्लॉइड प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाने के लिए एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है जी। टिश्यू हटाऊंगा है ना प्लांट का, इससे ले रहे हैं। कहाँ पे, ये जमीन में खड़ा हुआ है, ये जमीन में ही खड़ा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है। हम ये टिश्यू, एक थोड़ा सा टिश्यू उठा के, ये टिश्यू हमने उठाया इस प्लांट का, अभी ये प्लांट वहीं पे खड़ा हुआ है। हम अब गए लैब के अंदर, अब इसमें से इसको ग्रो करवाया, इसको, ये है सेल एक, ठीक है, इसको ग्रो करवाया एक सेल को, कहाँ पे ग्रो करवाया, टिश्यू लैब के अंदर। अब इससे ये केलस बन गया, हजारों सेल, इससे ये प्लांट बन गया, तो वो प्लांट वहीं का वहीं है, हमने ये लैब में ग्रो करवाया है। इस प्लांट से, लिविंग पार्ट से, मेरिस्टेमेटिक जोन से, पेरेन्काइमा से, एंथर से, एम्ब्रियो से, ओवरी से, एम्ब्रियो से, पेरेन्काइमा लीफ से, एपेक्स से, लेटरल मेरिस्टेम से, इंटरकेलरी मेरिस्टेम से, एपिकल मेरिस्टेम से लिविंग होना चाहिए। कंपेनियन सेल ले लें जी, एंथर में से लेंगे तो डिप्लॉइड बनेगा, तो डिप्लॉइड बना सकते हैं। तो आपको सर अगर नॉर्मल नॉर्मल टिश्यू कल्चर चाहिए तो आप एंथर क्यों ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, एम्ब्रियो ले लें, नॉर्मल बॉडी का सोमेटिक सेल ले लें। भाई ये हवाल प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अब सुने, अदा बुधी वञो, मां रीडिंग कयां तो बुधी वञो जल्दी में। जी जी, इमेच्योर हो जाए ना, अर्ली एम्ब्रियो हो जाए, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई हो, क्यों नहीं होगी, उसमें सेल डिफरेंशिएट कर जाएंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो थोड़ा मसला आ जाएगा, सारे सेल एक फॉर्म में नहीं होंगे, डाइवर्स हो जाएंगे, हो जाएगी मेच्योर एम्ब्रियो से भी,
सेल की डिफरेंशिएशन कुछ ज्यादा हो चुकी होगी। अर्ली एम्ब्रियो लेंगे तो सारे सेल एक जैसा बिहेव करेंगे। मोरूला ब्लास्टूला से लेंगे ना, तो किसी ने डिसीजन नहीं किया होगा कि हम आंख बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो अर्ली एम्ब्रियो बेस्ट है। डिफरेंशिएटेड कम है ना, जितना कम होगा डिफरेंशिएट उतना आसान है। ऐसे कोई डंडा मार के सेल को नहीं निकालेंगे, बड़े एहतियात से सेल्स को लेंगे ताकि मर न जाए। अगर मर गया तो प्लांट कैसे पैदा करेगा? टेक्निक्स यूज करेंगे। अदा बॉयज बुधो तमारे की रीडिंग कया, कुछ संजा संजा कॉन्सेप्ट है, हवाल है। प्राइमरी सेल कल्चर वरी लाइन कल्चर वरी ट्रांसफेक्शन वगैरह बुधो, गौर सां बुधो, दिमाग खराब न कयो, बुधो। प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर में फर्क है। एक कल्चर किया, उससे सेल लिया प्लांट से, उससे बनाया केलस, केलस से सेल लेके फिर टिश्यू कल्चर किया। तो ये कल्चर प्राइमरी है या ये वाला? 1 या 2? 1 प्राइमरी कल्चर है। तो ये प्राइमरी सेल कल्चर, सीधा प्लांट से लेके कल्चर करवाना। ये कल्चर इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ सेल डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल टिश्यू या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल प्लांट ये वो। द ग्रोथ इन विट्रो, द टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सेल्स इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड टेस्ट द टॉक्सिसिटी एंड efficiency of drugs, and the limitation of primary cell culture include the limited life span of the cell and potential for the। भाई ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, गौर से सुने। अरे न ॻाल्हाई था कयो, विच में त मां कुछ एक्सप्लेन कया, ॻाल्हायो था त मां चलो पढ़दो वञा थो, चुप कयो त मुंहिंजी दिलि चए त तव्हांखे कुछ ॿुधायां न। हिन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हिडन थियल आहिनि, ॿुधो गौर सां, जाॾों काॾों आवाज अचे तो। अब देखें, ये जो चैप्टर है ना, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो भी एडवांस लेवल पर है। एक टर्म यूज हो गया, उसको समझना पड़ेगा कि क्यों है, क्या है, कैसा है, सारे की जानकारी होनी चाहिए। अब इसने कहा ये जो टेक्निक यूज होती है बिहेवियर मालूम करने के लिए, कि भाई सेल बॉडी में मसल जो है, मसल के साथ कैसा बिहेव करती हैं, या पेरेन्काइमा सेल, कंपेनियन सेल अपने वेसल के साथ कैसा बिहेव करता है। तो हम वैसा ही इन्वायरमेंट देंगे, इनको कल्चर करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, तो वो सेल अपने उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ओरिजिनल बिहेव करेंगे। हम समझ जाएंगे इनका बिहेवियर ऐसा है, ये दे रहे हैं तो सेल ऐसा कर रहे हैं, वो काट रहे हैं तो सेल ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। और टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कितनी है उनमें, कितना वो केमिकल डिफेंस करने के लिए पैदा कर सकते हैं, या अडाप्टेशन कितनी है टॉक्सिक से, कि कितने टॉक्सिक देने पर भी वो अडाप्ट कर जाते हैं, बच जाते हैं। टॉक्सिक एब्जॉर्ब करने के बाद उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंजाइम इनके पास एक्टिव है, लाइसोसोम है, कैटालाइटिक एंजाइम है, ड्रग्स के लड़ने के साथ कैपेसिटी है। अब अगर आप ड्रग्स ले लें, खा लें, आपको कुछ नहीं हो, कोई आदमी जहर खा लेता है, बच गया, तो भाई ये जो आदमी है इसके सेल के पास कौन से सेल ने काम किया? अभी हमें पता है लिवर के सेल काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो ये कैसे पता चला? लिवर के सेल को निकाला, टिश्यू कल्चर किया, ऐसे कल्चर किया, वो ड्रग्स दे के देखे कि भाई किडनी कुछ नहीं कर रही, ये जो सारा टॉक्सिकेशन का काम है, ड्रग्स की रेजिस्टेंस है, ये लिवर के पास है। ये लिवर के सेल्स हैं जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, तो वो मर नहीं रहे, बाकी बॉडी के सेल ड्रग्स देने से उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग्स की अडाप्टेबिलिटी ये वो हम लेब के अंदर, बॉडी से कैसे पता चले कि जहर को किसने डिफेंड किया? हार्ट ने किया, लिवर ने किया, किडनी किया, इसने किया, उसने किया। तो टिश्यू कल्चर में बाहर निकाल के देखते हैं, ये सेल, ये जहर, लड़ो भाई, तो हम देखें आपको, तो लड़ पड़ते हैं, हम देखते हैं, हाँ भाई लिवर जीत गया, तो लिवर ही जहर को जो है डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे लाइफ स्पान ऑफ द सेल, सेल को बाहर ग्रो करवाएंगे, पता लगेगा कि ये सेल कितने साल में मर रहा है, कितने दिन, लाइफ स्पान इसका कितना है। कि बॉडी में तो
पता ही नहीं। कोई सेल मरता है पता चलता है, कोई न्यूरॉन मरता है पता चलता है, लैब में पड़ा होगा पता लगेगा ना। अच्छा, डिवीजन कितनी बार करता है, 100 मरतबा या 1000 मरतबा या 2000 मरतबा या एक ही मरतबा, वो भी लैब में पता लग जाएगा ना। कैपेसिटी, पोटेंशियल डिवीजन का, टोटीपोटेंसी, ये सारा कुछ चेक करते हैं हम प्राइमरी कल्चर में। ठीक हो गया, बस ये अवाल प्रोग्राम है। पोटेंशियल फॉर कंटामिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितना लड़ रहा है सेल हमारा, ये भी अकेला रखेंगे तो पता लग जाएगा इसका। ठीक हो गया, तो ये टोटली डिफेंस के लिए स्पेशली। सेल लाइन कल्चर अब इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमोर्टलाइज सेल। सेल लाइन जो कल्चर है ना, ये हम स्पेशली ऐसे सेल बनाने की कोशिश करते हैं जो कभी मरे ना। ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इमोर्टल, इमोर्टल जिसको मौत ना आए। अब साइंटिस्ट की सोच है ये। शुक्र आ। चलो, हाँ भाई, तो लाइफ लाइन फ्रॉम द प्राइमरी सेल। लाइफ लाइन, सेल लाइन का मतलब समझ रहे हैं, एक सेल से दो, दो से ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। अब इनको ये कब मरेगा, ये कब मरेगा, ये कब मरेगा, ये कब मरेगा, तो ये तो प्राइमरी में पता लग गया। अब इनके ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई होंगी, अब इनको इमोर्टल बनाना है। ऐसी टेक्निक कुछ साइंटिस्ट कहते हैं। क्रोमोसोम में मैंने बताया था कि जो टीलोमर एंड होती है क्रोमोसोम की, टीलोमर, गिलोमर पढ़ाया था ना, चोटी ऑफ द क्रोमोसोम और पेलिकल साइड ऑफ द क्रोमोसोम। चोटी के पास ऐसे जीन हैं जो एज को कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं इन जीन को चेंज करेंगे, हम अपनी उम्र 100 साल से 200 साल कर लेंगे। ऐसा सोच रहे हैं, तो ये भी सोचने की बात है। ठीक है, अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सेल इमोर्टल हो गए। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हुए हैं, सेल इमोर्टल हुए हैं, बनाए हैं इन्होंने, सेल इमोर्टल बनाए हैं इन्होंने, मगर ये लाइफ में इमोर्टलिटी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में इमोर्टलिटी, लाइफ क्या एक टाइप के सेल है, हजारों टाइप के सेल हैं, 200 टाइप के सेल्स हैं, सबके मिलके काम करने को, रिस्पांस देने को लाइफ कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है हमारी हार्ट काम ना करे फिर भी हमारे अंदर लाइफ रहेगी। तो एक सेल को इमोर्टल तो कर दिया, हमारी लाइफ तब बढ़ सकती है जब सारे सेल के अंदर इमोर्टलिटी, ये वो प्रोसेस आ जाए। और ये भी मैं तो कहता हूं, ये भी इन्होंने मतलब कुछ चेंज की है। ऐसे तो चेंज भाई बॉडी बिल्डर की भी हो जाती है। सलमान खान और शाहरुख खान को देखे, कितनी एज है, 59, 59, 52, चलो जो भी है। और वो लगते हैं कितने हैं, 30 के। तो एज हम बढ़ा सकते हैं क्या करके, एक्सरसाइज करके, जिम करके, ये अच्छा खाना खा के, स्पाइसी फूड से बच के, ये वो। ठीक है, इससे भी एज बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं हम, वो अलग बात है। ठीक है, नेचुरल डेथ से एज बढ़ सकती है। बाकी तो ऊपर से लिखा हुआ, वो जब होगा वो उस दिन उड़ जाएगा। तव्हांखे मैं चेक कयां थो ॿार त जिम ते केरु जिम करण जहिड़ो आहे, क्लास वठां, मां तोखे चेक कयां थो ॿार, 7 फुट जहिड़ो कद कयो थी, ॾिसां थो। हे 5 8 ॾह बाइक बीठियूं आहिनि न, इन्हनि सां तोखे जंप खाइणो आहे मथां, 5 या 6 बाइक तां। जिम करण वारो आहे भला, छा साइज आहे, चुप कयो, हिन हिन जान छॾायूं हिन गंद मां, चुप कयो, अॻिते हलूं। अड़े छोकरा, हेॾे समझो। Tissue culture involves the establishment of immortalized cell life from the primary cell. These cell line can be used to study the cell behavior. Behavior जहां पे भी स्टडी करें ना, वो तो
अंडर द डिफरेंट कंडीशन। समझ आ रही है कैसे स्टडी करेंगे? केमिकल वो दिखाएंगे तो कैसे बिहेव कर रहा है, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, ये हजारों लाखों बिहेवियर हैं, कौन सा एग्जांपल दूं मैं? सो टू स्क्रीन फॉर न्यू ड्रग्स एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, the limitation of cell line culture include the potential for genetic drift। जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है? तो ये इमोर्टलिटी इलाज नहीं है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। भाई अगर कोई आदमी, कोई ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, देखिए ना, कोई ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन मर गई, उनके सेल हमने रख दिए कहाँ पे? लैब के अंदर, इमोर्टल करके। इंसेक्ट तो मर गए, टिश्यू कल्चर करके कोई करके वो प्लांट, वो इंसेक्ट, वो ऑर्गेनिज्म बना देंगे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का नुकसान खत्म। ठीक है ना? जेनेटिक ड्रिफ्ट ने जो तबाही दी थी वो इज इक्वल टू 0। तो फ्यूचर में हम बहुत सारा लफड़ा गंद करने वाले हैं, नेचर के साथ, लाइफ के साथ, एवोल्यूशन के साथ, बैलेंस के साथ। हम इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएंगे। इकोसिस्टम जो बैलेंस है ना, कि भाई खिलाने वाले ज्यादा होने चाहिए, खाने वाले कम, और खाने वाले कम। प्लांट ज्यादा होते हैं, हर्बीवोर कम, और कार्निवोर और कम, टॉप कार्निवोर बिल्कुल कम। लाइन आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। लाइन ज्यादा मिलेंगे या प्लांट? क्यों? वो खाना है, प्लांट को खाएंगे हर्बीवोर। हर्बीवोर ज्यादा मिलेंगे कार्निवोर से। कार्निवोर से टॉप कार्निवोर और कम मिलेंगे, टॉप कार्निवोर ज्यादा मिलेंगे आपको। 90% तो एनर्जी जो किसी को खाता है उसकी लॉस हो जाती है, जो खाता है उसको 10% मिलती है। तो खाने वाले थोड़े होते हैं। अगर प्लांट भी 1000 हो, खाने वाले भी 1000 हो, एक दिन में प्लांट सारे पूरे, बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो खाने वालों का नंबर क्या होना चाहिए, और जिनको खाया जा रहा है उनका नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा बैलेंस है। मगर हम उल्टा करने जा रहे हैं। जो मर रहा है, जो इकोसिस्टम हमारा जिसको कह रहा है निकलो भाई, हम उसको फिर से वापस ले आ रहे हैं, आओ भाई, अभी भी आपका टाइम है। ठीक है? तो ये हम खिलवाड़ कर रहे हैं बड़ा नेचर से। द लेक ऑफ फिजियोलॉजिकल रिविलेंस, जो फिजियोलॉजिकल रिविलेंस हैं उनको समझना, और द पोटेंशियल फॉर द कंटामिनेशन विद अदर सेल लाइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कितना पोटेंशियल है लड़ने का, हटने का, ये वो देखें। इंक्लूड द पोटेंशियल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट से लड़ना। द लेक ऑफ फिजियोलॉजिकल रिविलेंस, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन फ्लॉप हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं जीन के रिसेसिव होने से, उनको हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि वो जो जिन सेल में म्यूटेशन नहीं हुई वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इमोर्टल सेल पड़े होंगे। अभी हमें खतरा है कि भाई रेस्पिरेशन वाला जीन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसमें म्यूटेशन हो गई तो जान का खतरा है। तो रेस्पिरेशन वाले जीन को हम क्या करेंगे? इमोर्टलाइज बना देंगे। अगर कभी भी रेस्पिरेशन वाले जीन में म्यूटेशन आ गई तो हम तो गए ना, पर नहीं गए, क्योंकि हमने उसका इमोर्टल सेल बना दिया था। उसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुई, वो हम लाके इंस्टॉल करेंगे। अब ये सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, लोअर सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा, प्लांट में और लोअर एनिमल में होगा। ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, बहुत गलत किया है इन्होंने ये देखकर। हकीकत है, ये बहुत बहुत नुकसान किया है बच्चों का। ये आप हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे ना, वो कहेंगे हम कहाँ फंस गए, ये क्या पढ़े जा रहे हैं। तो ये रट्टे मारने हैं कुछ जो लग सकें, बाकी बाकी बस इसका मतलब समझना है कि क्या है, बस मेन मेन चीज समझनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। कल पढ़ेंगे भाई। यार गाल दो यार, ये वही बातें हैं। सेल बेस्ड डिसीज, वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर, कैंसर रिसर्च सस्पेंशन में करेंगे ना।